हेलो फ्रेंड्स। सीजीपीएससी ई क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है स्वधर्म। स्वधर्म जो एक वर्ड है वो खुद ही दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड है? एक वर्ड है स्व। स्व का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि स्वयं मतलब खुद। और दूसरा है धर्म। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। तो स्वधर्म का मतलब हमारी खुद की ड्यूटी, यानी कि खुद का धर्म क्या है। स्वधर्म जिसका अर्थ है स्वयं का धर्म। स्वयं का धर्म स्वयं के लिए, स्व शब्द से बना है और धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक है। स्वधर्म जो है, जैसे कि देखिए अभी ये मैं नोट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये नोट्स के हिसाब से है। आप इसको पढ़ करके अपने नोट्स बना सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जैसे कि आजकल फिलोसॉफी के क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे मेंस के पेपर में, तो काफ़ी डीप और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए इस चीज़ को समझा दूं। बाकी ये कुछ नोट्स है या कुछ सेंटेंसेस है जो कि मुझे मिले हैं, जो मैं नोट्स बनाए थे उसमें से जो सेंटेंसेस मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बट इसको एज इट इज़ कॉपी करने से अच्छा है पढ़ के आप समझिए और समझने के बाद उसको अपने वर्ड्स में लिखिए, ताकि एग्जाम में आप उसको आपको वो याद भी रहे और आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्वधर्म से। स्वधर्म, स्व का मतलब स्वयं, खुद का, मेरा। और धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, मतलब कि कर्तव्य। तो खुद का कर्तव्य क्या होता है, इस चीज का ज्ञान महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ठीक है। तो अभी ये जो स्वधर्म है इसका जो टॉपिक है ये भी आपको फिलोसॉफी के उपनिषद महाभारत वाले पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा। ये वो है स्वधर्म जो होता है। स्वधर्म को किसी की क्षमता के आधार पर स्वयं के वैध आचरण के रूप में समझाया गया है, ठीक है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी ताकत, अपनी क्षमता और कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए। स्वधर्म का मतलब क्या है? खुद का धर्म, खुद के कर्तव्य। तो आप खुद के धर्म और खुद के कर्तव्य के बारे में तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे। तो आपकी ताकत, आपकी क्षमता और आपकी कमजोरियों का आपको पता होना चाहिए। तो तभी आप जो है अपने स्वधर्म को पहचान पाएंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। स्वधर्म के विचार पर भगवत गीता पर जोर दिया गया है। स्वधर्म का अर्थ होता है धर्म, यानी कि कर्तव्य का पालन करना, जिसमें व्यक्ति का अनूठा कर्तव्य, जिम्मेदारियों और धार्मिकता शामिल है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको अपनी कैपेबिलिटीज या अपने कैपेसिटीज या अपने क्षमता के अनुसार, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इट इज यूनिक बिकॉज एवरी वन इज बोर्न विथ इन्नेट ट्रेड्स। मतलब ये एक तरीके से अद्वितीय होता है। क्या? स्वधर्म अद्वितीय मतलब दूसरों से अलग, यूनिक मतलब आपका इंडिविजुअल एक स्वधर्म होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कुछ जन्मजात गुणों के साथ, अपनी प्रकृति यानी कि नेचर और अपनी क्षमताओं यानी कि कैपेसिटीज के साथ जन्म लेता है, ठीक है। दो इंसान हैं जिनके गुण अलग है, उनका नेचर अलग है, उनकी क्षमताएं अलग है, तो उनका जो है धर्म, स्वधर्म एक जैसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो कि मान के चलिए कि शरीर से हट्टा कट्टा है और थोड़ा उग्र नेचर का है, तो वो क्या करेगा, वो डिफेंस फोर्सेस में या पुलिस में या आर्मी में जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई है जो बहुत सॉफ्ट नेचर का है, जिसको ये सब मारपीट करने का इन द सेंस मतलब वो उग्र नेचर का नहीं है, बहुत शांत स्वभाव का है, तो वो डिफेंस फोर्सेस में काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका पहले वाले व्यक्ति का धर्म क्या होगा कि वो अपने ड्यूटीज को उस तरीके से निभाए, उसका जो स्वधर्म है वो दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? जन्मजात गुण, प्रकृति और क्षमताओं के हिसाब से क्या होता है, स्वभाव का निर्वहन किया जाता है, ठीक है। स्वभाव का निर्धारण किससे होता है? जन्मजात गुण,
प्रकृति एवं क्षमता। ठीक है, इस शब्द से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार सर्वोत्तम रूप से विकसित होना चाहिए। मतलब कि अपने धर्म के अनुसार सर्वोत्तम रूप से विकसित होना है, अर्थात व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत को सधर्म कहा गया है। कहने का मतलब ये, आपका नेचर है उग्र, आप जो है अपने मतलब कि बॉडी से भी हट्टे कट्टे हैं, और आप फिजिकल वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आपको अपना स्वधर्म डिसाइड करना चाहिए, उसके हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मतलब आपकी प्रकृति, आपकी क्षमता और आपके जन्मजात गुणों के हिसाब से आपको अपनी प्रकृति का डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, और स्वधर्म वर्ण और आश्रम पर आधारित व्यक्ति के स्वभाव और जीवन की व्यवस्था और जीवन के कर्तव्यों के संबंध में है। इन तीनों गुण, क्या गुण आना चाहिए था, गुण के संदर्भ में बनाया गया है। देखो क्या होता है कि अगर जैसे आप सांख्य दर्शन में भी पढ़े होंगे, सांख्य दर्शन में तीन गुण बताए गए हैं, सतत्व, रजस और तमस। सतत्व का मतलब होता है पवित्रता, प्योरिटी। रजस का मतलब होता है जीवंतता। ठीक है, और तमस का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार। मतलब कि ये जो तीन गुण होते हैं ये सभी में पाए जाते हैं, हर प्रत्येक प्राणी में इन तीनों गुणों का वास होता है। और ये तीनों गुण कुछ ना कुछ रेशो में बटे होते हैं। मतलब ये तीनों जो गुण हैं ये आपस में तीनों रेशो में बट, किसी में रजस ज्यादा होगा, किसी में तमस ज्यादा होगा और किसी में रजस ज्यादा होगा। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसमें सतत्व की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ही शांत स्वभाव का उस प्रकार का व्यक्ति होगा। किसी में बहुत ज्यादा तमस की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो बहुत नेगेटिव इंसान होगा, मतलब हर चीज को मतलब कि एक तरीके से डैमेज करने वाला नेचर। किसी में जीवंतता बहुत है तो वो बहुत एक्टिव नेचर का होगा, क्रिएटिव नेचर का होगा। ठीक है, तो प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुण जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन या रेशो या इनकी मात्रा जो है वो ऊपर नीचे होती है, अलग अलग होती है। और इनकी जो मात्रा होती है ये डिसाइड करता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर पवित्रता सतत्व गुण जो है वो ज्यादा है, अगर सतत्व गुण ज्यादा है तो वो बहुत ही एक शांत स्वभाव का और बहुत ही मतलब कि सेज ऋषि मुनि टाइप का व्यक्ति होगा। बट अगर तमस ज्यादा है तो वो बहुत ही नेगेटिव प्रकार का व्यक्ति होगा। और अगर रजस ज्यादा है तो वो थोड़ा मतलब कि क्रिएटिव नेचर का होगा। अब इन दोनों को आपको जो है ये बैलेंस के हिसाब से वो सामने वाले की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ठीक है, उनके इसी हिसाब से इनके जो है वो गुण डिसाइड होंगे। ठीक है, ये तीन गुण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से, सतत्व, तमस और रजस। इसलिए गुणों के इस भिन्न अनुपात को विभिन्न प्रकार के और चार जातियों के आधार पर माना जाता है। ठीक है, अब देखिए चार जाति मतलब कि वो आपको पहले ही कास्ट सिस्टम वगैरह वो सब क्षत्रिय ब्राह्मण के हिसाब से बता दिया गया है। सतत तो बहुत ज्यादा होगा, मतलब सामने वाला क्या है बहुत शांत नेचर का है तो वो ब्राह्मण में चला जाएगा। ठीक है, जो सेकंड रजस बहुत ज्यादा होगा और तमस का भी रेशो ज्यादा होगा लेकिन सतत्व कम हो जाएगा तो वो क्षत्रिय में चला जाएगा। इस प्रकार से इन सब के रेशो अलग अलग होंगे तो ये अलग अलग वर्ण में इनका विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वधर्म की अवधारणा इन वर्गीकरण पर बहुत अधिक आधारित है और भारतीय नैतिक संहिता मतलब इंडियन एथिकल कोड, इंडियन एथिकल कोड का मतलब ये होता है कि भारत में, जैसे कि भारत में नहीं किसी भी सोसाइटी में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही होता है क्या गलत होता है। जैसे कि हर जगह पे बड़ों का बुजुर्गों का सम्मान करना होता है, ये ऑलमोस्ट सभी सोसाइटीज में है। ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, एक समाज अपने कुछ नियम बना लेता है और उसको हम कहते हैं एथिकल कोड। तो इंडियन एथिकल कोड जो है वो इन्हीं सब चीजों पर आधारित है। ठीक है, तो स्वधर्म की अवधारणा इन वर्गीकरण पर बहुत अधिक आधारित होती है। वर्गीकरण मतलब जिस तरीके से, जैसे कि चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण का हम लोगों ने कैसे वर्गीकरण किया, जो हमारे तीन गुण थे। ठीक है, इन तीन गुण में
किस गुण की मात्रा किस में अधिक है किस में कम है, इसके हिसाब से हमने सारे इंडिविजुअल्स को इन 4 वर्गों में बांट लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ठीक है। अब उसके उसी वर्गीकरण के आधार पर ये वर्गीकरण किस तरीके से होता है, स्वधर्म की अवधारणा के ऊपर ये वर्गीकरण होता है। ठीक है। जैसे सतत्व की मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब वो किस नेचर का है, शांत नेचर का है। तो और शांत है तो डेफिनेटली पढ़ने लिखने में मोस्टली लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो ब्राह्मण में आ जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो वर्गीकरण होता है ये स्वधर्म के ऊपर होता है कि शांत है तो डेफिनेटली उसको किस तरफ जाना चाहिए, अ, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना चाहिए, रिसर्च वगैरह की तरफ जाना चाहिए। इस टाइप का व्यक्ति क्या होगा, इसमें जाएगा, ब्राह्मण वाले वर्ग में चला जाएगा। वही अगर इसका जो स्वधर्म है, जो इसका स्वभाव है वो शांत नेचर का है और ये क्षत्रिय में चला जाए, तो ये अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है। सही तरीके से अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वधर्म की अवधारणा इन वर्गीकरण पर बहुत अधिक आधारित है। भारतीय नैतिक संहिता द्वारा ये अच्छी तरह से प्रचारित किया जाता है कि यदि समाज कार्यों को सुचारू रूप से करता है, समाज कार्यों को सुचारू रूप से करता है, तो निश्चित रूप से इस इन कार्यों और कर्तव्यों की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। अगर समाज को सही तरीके से काम करना है और समाज ऐसा काम करता है तो क्या होता है, देखो इंडियन सोसाइटीज जो है अभी जैसे भी हम लोग सोचते हैं कि जैसे कंपेयर करते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज से, और हम लोग अपने आप को बैकवर्ड समझते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज के कंपैरिजन में हम बैकवर्ड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने इंडियन सोसाइटीज में पर्सनालिटी के ऊपर, पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए स्वधर्म की व्याख्या की गई। स्वधर्म किस लिए कि जब एक इंडिविजुअल जो जिस काम में परफेक्ट है उसी काम को ढंग से करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रॉपर तरीके से करे, तो समाज सुचारू रूप से चल पाएगा। ठीक है। मतलब या जो वो है ही नहीं, जो मेरा फोर्टे नहीं है, फोर्टे मतलब जो मेरे फील्ड का है ही नहीं, जिससे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या जो आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती, मैं उस फील्ड में चली जाती हूँ, तो ना कि सिर्फ मेरा नुकसान होगा बल्कि उस फील्ड का भी नुकसान होगा, और इनडायरेक्टली वो चीज किसको सफर करेगी, हमारी सोसाइटी को। तो इसीलिए इंडियन सोसाइटी इतनी डेवलप रही है कि अपने स्वभाव के हिसाब से एक इंडिविजुअल को क्या दिया जाता है, स्वधर्म। स्वधर्म के हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाता है हमारे वर्ण व्यवस्था में, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में। ठीक है। उसके हिसाब से हमारी सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है। तो सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, सही तरीके से सुचारू रूप से काम करने के लिए जो है अपने कर्तव्यों का पता होना बहुत जरूरी है। और कोई अपना कर्तव्य कब परफॉर्म करेगा, जब वो अपने स्वभाव के हिसाब से परफॉर्म करेगा। उम्मीद है मैं आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। अब एग्जाम्पल क्या है कि मछली का स्वधर्म है जल में रहना। ठीक है। लेकिन दूध जो है वो जल से ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मछली दूध में रहने की जिद करेगी तो वो मर जाएगी। कहने का मतलब ये, मछली पानी में तैर सकती है, उसके सारे ऑर्गन्स वगैरह जो है वो पानी से ऑक्सीजन निकाल के उसको जीवित रखने के लिए है। ठीक है। फिर भले ही उससे अच्छा अगर कोई लिक्विड है, कोई अच्छा मीडियम है, तो उसमें मछली नहीं रह सकती क्योंकि उसका स्वभाव पानी में रहने का है। ठीक है। इसीलिए अगर वो दूध में रहेगी, मतलब अपने स्वभाव से विपरीत चलेगी, तो वो मर जाएगी। देखिए, all entities present in the universe are supposed to behave according to their unique स्वधर्म to maintain the right balance and flow। देखिए ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, all entities present in the universe कहने का मतलब है कि जैसे सूरज है, अब सूरज का एक स्वधर्म है कि उनको सुबह जो है वो उग करके जो रोशनी देनी है, और उसी के हिसाब से जो पूरे ब्रह्मांड में जो है एक बैलेंस बनेगा। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, जैसे पेड़ पौधे खिलेंगे
सूरज नहीं उगेगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, धरती का टेम्परेचर मेंटेन करना। और सिर्फ धरती नहीं, सूरज जो है वो सारे प्लैनेट्स और इनडायरेक्टली पूरे यूनिवर्स को इफेक्ट करता है। ठीक है। सेम गोज विथ मून, मून का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा जो है अगर उनके भी चाल में, उनके भी रोटेशन में अगर डिफरेंस आएगा तो जो टाइड्स वगैरह आते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर समुद्र में जो आप जानते होंगे दिन ज्वार भाटा, दिन में 2 बार ज्वार भाटा होता है, तो वो सब चीजें बिगड़ जाएगा। तो उससे भी क्या होगा, धरती का बैलेंस बिगड़ेगा। सेम ऐसी सभी एंटिटीज के साथ है जो कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबका एक स्वधर्म है और उसको अपने स्वधर्म के हिसाब से ही अपने कर्तव्यों का पालन करना है, इस ब्रह्मांड के बैलेंस और फ्लो को बचा के रखने के लिए। ठीक है। एट द सेम टाइम देयर स्वधर्म इज नॉट स्टैटिक एंड फिक्स्ड। उनका जो स्वधर्म है मतलब कि जो वो फिक्स नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक का मतलब है जो उनका जो स्वधर्म है वो स्थिर नहीं है, या वो फिक्स नहीं है, वो डायनामिक नेचर का है। मतलब वो बदल सकता है। मतलब कि जैसे कि जो सूरज है वो जैसे रोटेशन ले रहा है, तो जो साल के रोटेशन के हिसाब से साल में 2 बार उसको दूर जाना होता है और 2 बार उसको पास में रहना होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऋतु जो आते हैं, जो सीजन चेंज होता है वो पूरा इसके रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम अगर आप इंडिविजुअल के हिसाब से लेंगे तो हमारा भी जो स्वधर्म है वो फिक्स नहीं होता। स्वधर्म का मतलब है जैसे जो मेरा नेचर है, जो मेरी ड्यूटीज है। जैसे आज के डेट में अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो उस जॉब के हिसाब से मेरा एक स्वधर्म फिक्स है, मेरे को उसी स्वधर्म के ऊपर काम करना है। अगर मैं उसके ऊपर काम नहीं कर रही हूँ तो फिर से उस इंस्टीट्यूशन का बैलेंस बिगड़ेगा, और वैसे ही करके धीरे से इंस्टीट्यूशन का बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर धीरे धीरे वो सोसाइटी के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वधर्म इज क्लोजेस्ट टू व्हाट लॉर्ड श्री कृष्ण सेड कर्म वन शुड डू। मतलब श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि कर्म जो है वो मतलब कौन से कर्म जो है वो किसी इंडिविजुअल को या किसी इंसान को करने चाहिए। मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये इंसान की अंतरात्मा से आवाज आती है। ठीक है। वो किसी इंसान का स्वभाव होता है। किसी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे कि कोई गलत काम करने में भी कभी बुरा नहीं लगता। ठीक है, तो वो उसका स्वभाव है। ठीक है। और किसी किसी को होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, तो वो उसके अंदर का स्वभाव है। ठीक है। तो जब अंदर से आवाज आती है करना है कि नहीं करना है, वो कहाँ से आती है, उसके स्वभाव के हिसाब से। बचपन से उस मतलब किसी बच्चे के अंदर जो हम लोग घर से वो सीखता है, वो देखता है, स्कूल में जो पढ़ता है, उसका जो नेचर होता है उसके हिसाब से एक स्वभाव डेवलप होता है। और यही स्वभाव जो है उसको अंदर से आवाज देता है कि ये कर ले या ये मत कर। ठीक है। तो मैं क्या करूं और क्या ना करूं, इस चीज का डेफिनेशन श्री कृष्ण ने महाभारत में जो बताया था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, किसी इंसान के स्वभाव के ऊपर। ठीक है। धर्म और स्वधर्म दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनको उनके बीच जोड़ने वाला सेतु होता है स्वभाव। ठीक है। एक होता है धर्म और एक होता है स्वधर्म। धर्म का मतलब होता है मेरे कर्तव्य, मेरी कुछ ड्यूटीज हैं जो मुझे पूरी करनी है। और स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब मेरे कुछ इंडिविजुअल, मतलब कि मेरे स्वभाव के हिसाब से कौन कौन से मेरे कर्तव्य होंगे, वो होते हैं स्वधर्म। तो धर्म और स्वधर्म के बीच में एक ब्रिज होता है जिसका नाम है स्वभाव। ठीक है। तो स्वभाव के हिसाब से जब आप अपने धर्म का निर्वहन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्वधर्म। ठीक है। स्वभाव किसी का आंतरिक सार है जो जो उसके व्यक्तित्व की रचना करता है। ठीक है। आपका जैसा नेचर होगा वैसा आपका स्वभाव होगा, जैसे आपकी प्रकृति होगी, जैसी आपकी कैपेसिटी होगी, जैसा आपके अंदर का जन्मजात गुण होगा, वैसा ही आपका स्वभाव होगा। और जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा ही आपका स्वधर्म होगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने स्वधर्म के बारे में आपको समझा दिया है।
इसको समझते हुए अपने ही शब्दों में अपने नोट्स बनाइए, सो दैट आप जब फिलोसफी के क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, काफ़ी डीप और काफ़ी अंदर से उसने सवाल पूछा है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कि ये बताओ तो क्या होता है वो क्या होता है, ऐसा नहीं। थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या थोड़ा मतलब अंदर से पूछ रहा है वो अपने आप को। एक तरीके से कह सकते हैं कि यूपीएससी के फिलोसफी के सिलेबस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको उस लेवल का पढ़ना है तो आपके पास आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि वो क्या चीज़ है, और कुछ बेसिक टर्म्स कुछ बेसिक सेंटेंसेस याद रखेंगे तो अपने टर्म्स में भी आप आंसर को लिख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जैसे कोई कोचिंग है या कहीं से आप पढ़ रहे हैं, तो उस सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लोग वही आंसर लिखेंगे, सेंटेंसेस भी ऑलमोस्ट वही होंगे, मैसेज भी ऑलमोस्ट वही होगा। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रख के अपने लैंग्वेज में आंसर को लिखिए, और उसी तरीके से मेंस में भी उसी प्रकार से ही आपको लिखना होगा। तो इसी के साथ ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स आप खुद से बनाइए, और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैं कॉन्सेप्चुअल हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपको किसी भी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और भी दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।